नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व धतीर मंडल के प्रभारी राजीव कत्याल। राजीव जी, बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं आपके पलवल विधानसभा क्षेत्र में। क्या इरादा है? चुनाव लड़ने का इरादा है? और सबसे बड़ी बात, आदमपुर जीत ही लिया, फतेह कर लिया आप लोगों ने, क्या कहेंगे आप? बुटानी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्व की बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबके लिए ये जो त्यौहार है हमारा ये बहुत मंगलमय हो और सब इसे बड़े उत्साह से मनाएं। बाकी जहां तक बात रही आपकी आदमपुर चुनाव की, तो मैं कहना चाहूँगा आदमपुर चुनाव तो पहले से ही निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कर रही है, तो लोगों का उसमें पूरा विश्वास था। इसलिए कहीं को संशय नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतना ही था। लेकिन हाँ, विरोधी कुछ अनर्गल अफवाहें फैला रहे थे। लोग कह रहे थे, कांग्रेस वाले साथी बोल रहे थे कि हम ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी आ गया, सामने आ गया सबके। और भाजपा ने यह चुनाव 16,000 वोटों से बड़े अंतर से जीता। इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा बुटानी जी, अगर आप देखेंगे प्रदेश में लोगों का थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है। युवाओं की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इसका ही ताजा उदाहरण है भव्य बिश्नोई। भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है भव्य बिश्नोई, जो बड़े मार्जिन से जीते हैं और जिन्होंने जयप्रकाश जैसे कद्दावर नेता को पटखनी दी है। जयप्रकाश के बारे में आपको पता होगा, जयप्रकाश जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और एमएलए भी रहे हैं और आजाद भी एमएलए रहे हैं। तो हमारे एक युवा साथी ने इतने बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता को जो पटकनी दी है, उसके लिए मैं आदमपुर की जनता का बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत बीजेपी की नहीं है, ये जीत है चौधरी भजनलाल के परिवार की, चौधरी भजनलाल की या उनके परिवार की। इसलिए बीजेपी वालों को खुशी से फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए। देखो, इस पे तो एक कहावत मुझे याद आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उदयभान जी हताश हो चुके हैं। उनके प्रदेश में अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद आते ही उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए वो बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। उनके पास इसका कोई कारण नहीं है बताने का कि क्यों इतनी बड़ी करारी शिकस्त मिली और उस एरिया में मिली जिसको वो कांग्रेस आज तक अपना गढ़ मानती थी। ये दावे करती थी कि आदमपुर हमारा गढ़ है। जहां तक बात है, वो ये बोल रहे हैं कि भजनलाल परिवार की जीत है। मैं इस बोलूंगा, भजनलाल परिवार ने वहां पर अच्छे काम किए, जिसकी बदौलत उनको लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पूर्व जब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो रहे थे, तो ये कहते थे कि कुलदीप बिश्नोई के क्षेत्र में कोई आधार नहीं है और कुलदीप बिश्नोई को चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी जब उपचुनाव होंगे। आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कमल के निशान पे कुलदीप बिश्नोई जीते हैं, तो ये इनके पास कोई इस बात का स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए ये बेकार की नरगल बातें कर रहे हैं। ये इनकी हताशा का प्रतीक है। इसके पीछे तर्क भी दिया है, आधार भी है कि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए पिछले 8 साल में, बीजेपी औंधे मुंह करी है। चाहे वो बड़ौदा का हो, चाहे एलनाबाद का चुनाव हो, जैसे अभय सिंह चौटाला जीते थे दोबारा से। बीजेपी इसलिए जीती है, उनका कहना है कि ये चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सभी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जहां भी उपचुनावों में गई, वो उपचुनाव उस जगह पे उपचुनाव हुए जहां पर वो कांग्रेस की सीटें थी पहले। या एलनाबाद की बात करें तो वहां पर अभय सिंह चौटाला की सीट थी, जो उनका गढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी के पिछले चुनाव से, जो सामान्य चुनाव हुए, उस चुनाव से और उपचुनाव में अगर बीजेपी का रिजल्ट देखेंगे, लोगों ने विकास को देखते हुए, मनोहर लाल जी की छवि को देखते हुए, मनोहर लाल जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, वहां पे चुनावों में उनके परिणामों के माध्यम से भी दर्शा दिया है कि अगर मत प्रतिशत देखेंगे, एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो काफी मतों से जीते थे। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो मात्र 6,000 वोटों के अंतर से जीते और आखिर तक ये तय नहीं कर पा रहा था कोई भी कि कौन चुनाव जीतेगा। मैं तो यही मानूंगा कि भाजपा का एलनाबाद में, जो कि इनेलो का गढ़ होता है, जो कि अभय सिंह चौटाला का गढ़ है, ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ है, वहां पर इतनी क्लोज फाइट को लेके आना, ये भी अपने आप में एक जीत है। जहां तक बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा में माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो ये दावा करते हैं कि रोहतक और सोनीपत उनका एरिया है। पहले तो उनको लोकसभा क्षेत्र में भी और विधानसभा में भी अगर हम देखें तो उनके बेटे को भी हार का मुंह चखना पड़ा। लेकिन अगर बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा से कांग्रेस का ही प्रत्याशी पहले जीता था, जिसकी उनके प्रत्याशी के हटने के कारण ही वहां पर उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में भी बहुत क्लोज फाइट थी और भाजपा बहुत मामूली अंतर से हारी थी। तो लोगों के सामने ये, अगर आप आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे,
तो आंकड़ों में भाजपा ने पहले से सुधार ही किया है, भाजपा कोई पीछे नहीं गई है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, जी दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं आपके जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव की तैयारी है कि विधानसभा चुनाव की, और चुनाव की तैयारी है तो क्या चुनाव के लिए टिकट कौन मांगेंगे, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल या राजीव कत्याल? देखिए बटाने जी, अभी चुनावों में 2 वर्ष का समय, पौने 2 वर्ष का समय बाकी है। चुनाव लड़ना ही एक कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे परिवार ने पहले भी, मेरे पिताजी पहले भी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे और उन्होंने सेवा के माध्यम से पूरे हरियाणा में ये दर्शा दिया कि पलवल में अगर पूरे हरियाणा में ईमानदारी में अगर कोई नाम लिया जाता है तो मेरे पिताजी के माध्यम से पलवल क्षेत्रवासियों का हमेशा सिर ऊंचा करा कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है, हमेशा जन सेवा में रहता है, कभी उसने अपने घर भरने की कभी कोशिश नहीं की, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे। तो जहां तक अब दोबारा चुनाव लड़ने की बात है, देखिए हमारे दीपक मंगला जी पलवल से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र है, पूरा देश हमारा लोकतांत्रिक, हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है, तो सबको हक है जनता की सेवा करना। अगर कोई भी चाहता है तो उसके लिए हर कोई मेहनत करता है, और अगर हाँ चुनाव लड़ने से ही अगर सेवा ज्यादा हो सकती है तो चुनाव भी सबको लड़ना चाहिए। मैं तो सबको आह्वान करता हूँ, युवा साथी, आज भारत युवाओं का देश है। यह कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, इसी कारण भारत को फ्यूचर, जो भारत का फ्यूचर है, सबसे ज्यादा ब्राइट माना जाता है। और ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में भारत दोबारा से विश्व गुरु बन के उभरेगा। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होगी अगर मेरे क्षेत्र की जनता मुझे भी ऐसा आशीर्वाद देगी, और अगर मुझे भी ऐसा मौका मिले कि भारत को विश्व गुरु बनने में अगर कोई आहुति मैं भी डाल सकूं, सेवा मैं भी कर सकूं, तो मैं भी बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, मंगला जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा मंगला जी बहुत लंबी लीक खींचे, जिसको कोई पार ना कर सके। क्षेत्र के लोगों का पूरा उनका प्रतिनिधित्व है, अच्छे से कार्य करें। लेकिन जैसे लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, सेम अपनी पार्टी में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे पार्टी जिसको उस समय मौका देगी, जिसको उचित समझेगी, पार्टी उसको टिकट देगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के छोड़कर सारे बाकी प्रत्याशी हैं, उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। जी क्या मान के चलते कि आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहेगा, और बीजेपी क्या हैट्रिक मारेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो आपने पहले शब्द बोला बीजेपी हैट्रिक मारेगी। बीजेपी निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनाएगी, और ये हर प्रदेशवासी का दायित्व भी बन जाता है। जो व्यक्ति जिसका अपना कोई परिवार नहीं, जो प्रातः सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा में लगा हुआ है, उस शख्सियत का नाम मनोहर लाल है, जो इतने दिल से, इतनी भावना से, कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है। एक बार उन्हें जनता को अपना, उनके जो अच्छे कार्य हैं उनका रिवार्ड देना चाहिए, और उनके नेतृत्व में अपना विश्वास जताना चाहिए। तो जहां तक बात है, तीसरी बार सरकार जरूर बनेगी। आप दूसरा क्वेश्चन जो आपने क्या किया, आम आदमी पार्टी के बारे में? हाँ, आम आदमी पार्टी की तो बात करें, आपसे मेरी एक बार पहले भी एक प्रभात फेरी के वहां पे मेरा आपसे जिक्र हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है, हिमाचल में भी चुनाव लड़ रही है। आप इनकी जो दुर्दशा होने वाली है वो सबके सामने आएगी। उनको हक है चुनाव लड़ने का, मैं तो, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं अगर वो अच्छा काम करें। लेकिन गुजरात में आप देखेंगे 10 से 12 सीट के अंदर अंदर ही सिमटेगी आम आदमी पार्टी, और हिमाचल में तो उनका नाम लेवा भी नहीं होगा। जनता उनकी बातें, उनके खोखले वादे देख चुकी है। असलियत में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए काम करना पड़ता है। खाली बातें करने से जनता का अपनी तरफ मोहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी कोई विकल्प नहीं है। जनता ने अब ये दिखा भी दिया, उपचुनाव में भी दिखा दिया आदमपुर में, कि 2 ही पार्टियां हैं जिनमें आपस में मुकाबला रहता है, और जो केंद्रीय पार्टियां हैं ये काइंड ऑफ क्षेत्रीय पार्टी ही आम आदमी पार्टी, लेकिन ये ज्यादा हाथ पैर मारकर ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नेशनल पार्टी बन सकती हूँ, लेकिन केजरीवाल जी में वो बात है नहीं। आपने गुजरात और हिमाचल की बात की, तो हिमाचल की अगर बात करें तो वहाँ आपकी पार्टी की हालत बहुत खराब भी हो सकती है, प्रदर्शन खराब हो सकता है। 18 कैंडिडेट बागियों को चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट के लिए तो खुद प्रधानमंत्री पीएम मोदी का भी फोन आता, वायरल हो रहा है, वो सब देख भी रहे हैं उसको। क्या मानकर चलते कि बीजेपी की हालत वहाँ खस्ता है? देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी की पहले सत्ता हिमाचल में थी, और अभी बीजेपी ही अपनी, हर कोई पार्टी अगर कोई सत्ता में होती है तो लोगों की उनसे बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और एक ही बारी में कोई सारे काम, कोई भी अगर आपको और मुझे, किसी को भी अगर कोई मौका मिलता है, हम एक ही थोड़े से अवधि में ही सारे कार्य नहीं कर सकते। तो ठीक है, लोगों की कुछ अपेक्षाएं ज्यादा थी, अपेक्षाओं का बोझ भी होता है, लेकिन हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया हिमाचल में, बहुत से विकास कार्य कराए। उसमें वहां प्रधानमंत्री जी ने खुद जाकर एम्स का उद्घाटन किया।
मैं कहूँगा हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वहाँ पर इतना बड़ा एक संस्थान मिला, और ऐसे अनेकों कार्य वहाँ हुए हैं। जहाँ तक आप बोल रहे हैं प्रदर्शन की बात, हिमाचल में एक बार आप देखेंगे दोबारा बागी होकर लड़ना, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने जनता की सेवा की है तो जनता को, और वो आगे दोबारा भी सेवा करना चाहता है, लेकिन पार्टी को अगर नहीं लगा, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर कोई बागी होकर लड़ रहा है तो उससे पार्टी की वहां पर छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पार्टी एक बार पुनः सत्ता में काबिज होगी, और मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने आएगा। सवाल मेरा ये है, पीछे आपके सीएम खट्टर साहब का फोटो है और जी पीएम मोदी जी का है, जी। ऐसी क्या वजह रही कि पीएम मोदी जी को खुद परमार जो कैंडिडेट है एक, उनको फोन करना पड़ गया और उन्होंने कहना भी नहीं माना मोदी जी का? देखिए, माननीय मोदी जी धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो कोई पैराशूट से राजनीति में नहीं आए। उनका विभिन्न प्रदेशों में जब वो प्रचार में रहते थे तो उनके सबसे व्यक्तिगत संपर्क भी हैं। अगर हमारे माननीय मोदी जी ने अगर किसी को, किसी एमएलए को खुद फोन करके अगर कुछ कहा भी होगा, हो सकता है उनका उनसे व्यक्तिगत संपर्क हो कोई और उनका उनसे लगाव हो, तो उन्होंने उनको कुछ सुझाव दिया हो। उन्होंने भले बंसात का परिचय देते हुए कितने बड़े लेवल के आदमी ने, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश का गौरव है, जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का परचम फैला रखा है, अगर उस व्यक्ति ने किसी को बोला तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी सौभाग्य की और मैं तो कहूँगा बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं माना तो ये उनकी अपनी इच्छा है। हमारे मोदी जी ने कोई दबाव किसी को नहीं दिया। आपका किसी से प्यार हो तो आप आग्रह कर सकते हैं, बाकी जनता है, जनता इसका फैसला करेगी कि वहाँ क्या होना है। क्या लगता है उसने जिनके पास फोन गया था उन्होंने गोल्डन चांस खो दिया है? क्योंकि चुनाव में हार जीत हो सकती है, हार गए तो कुछ नहीं। और मोदी जी ने एक बार फोन के दौरान ये भी कहा है कि बाकी मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, ऐसा है, इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ उनको उपकृत कर सकते थे। पहली बात, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, मैं इसलिए इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं में आदमी को नहीं आना चाहिए। अगर इतने बड़े लेवल का कोई आदमी बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मैं क्षेत्र का भला कर सकता हूँ, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पार्टी ऐसे व्यक्ति को हमेशा सम्मान देती है कि अगर जनता उसको फिर भी चुनती है तो हमारी पार्टी ये नहीं देखती कि कोई हमारे पार्टी का व्यक्ति है या हमारी पार्टी के खिलाफ है। जहां जनता को, जनता के कामों के लिए किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति का भी सहयोग करना होता है, हमारी पार्टी उसमें भी पीछे नहीं रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वश्रेष्ठ जो मोटो है, जो एक पहला भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, वो राष्ट्रहित है। पहला कार्य राष्ट्रहित। अगर राष्ट्रहित में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और अगर उसको लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो हमारी सरकार की तरफ से हमेशा उसको सहयोग रहेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जी हरियाणा में जजपा के साथ आपकी गठबंधन सरकार है, जी। चुनाव से पहले अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन सरकार बनाने की मजबूरी ने दोनों को एक कर दिया। ये बताइए कि अब जब 2024 के चुनाव होंगे, पार्टनरशिप में चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, मैं, ये बहुत सीनियर नेताओं का काम है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, इस बारे में जो फैसले लेता है प्रदेश नेतृत्व लेता है। मैं तो पार्टी का एक सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस बारे में जहाँ तक बात आपने बोली पिछले की बात, पिछले पे तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदेश हित के लिए जहाँ हमें लगा कि एक मजबूत सरकार देनी चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो भी मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सरकार आने के बाद दोनों ने जब देखा कि हमारे जो दोनों के जो हमारे मैनिफेस्टो थे और जो हमारे वादे थे, उन दोनों के वादों को मिलाकर एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाया गया, कॉमन एक कार्यक्रम ऐसा बनाया गया जिसमें दोनों के सुझावों को और जो वादे थे उनको इकट्ठा करके, उसको देखकर जब ये लगा कि दोनों के आपस के काफी मिलते जुलते हैं और वो साथ में इकट्ठे होकर किया जा सकता है, तो इसको देखकर सरकार का गठन करा गया और आपस में अलायंस किया गया। और आज आप देखेंगे तो प्रदेश सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और बड़ी सफलतापूर्वक, आज एक भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं हुआ कि जैसे कभी पुराने टाइम में होता था कि टांग खिंचाई होती थी, कोई ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। सफलतापूर्वक सरकार चल रही है और जनता की सेवा कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से 6 महीने पहले गठबंधन टूट जाएगा, दोनों एक बार फिर से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है इनेलो और जजपा का विलय भी हो जाए। देखिए, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा है, राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैंने आपको बताया, प्रदेश नेतृत्व का काम है प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो फैसला करना होगा पार्टी जरूर करेगी, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई बात है कि कोई समझौता टूटने वाली बात। अच्छा, प्रदेश की जनता बड़ी महंगाई से त्रस्त है, काला बाजारी खूब है, खाद नहीं मिल रही है या दूसरी समस्याएं हैं, अतिक्रमण बाजार में बहुत है, सड़कों पर बहुत है, तो ये सरकार अपना कामकाज ढंग से कर नहीं पा रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर रही है बेटा। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी भी पिछले 20 साल से अनाज मंडी पलवल में आड़त है। जहाँ तक बात आपने खाद की बोली, एक आध दो दिन, आज नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हमेशा होता है कि कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है अगर खाद के उत्पादन में, लेकिन उसको सफलतापूर्वक निपटा दिया जाता है और उसको सभी किसान भाइयों को खाद प्रोवाइड कराई जाती है। और आप देखेंगे तो खूब अच्छी फसल भी हुई है। बारिश अगर हो गई जिस कारण से फसलों को नुकसान हुआ तो उसकी गिरदावरी कराकर सरकार की तरफ से उसके भी नुकसान की भरपाई किसानों को की जाती है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी एक जो मोदी जी ने नई पहल करी है, हमारे किसान भाइयों को सम्मान के रूप में हर तिमाही पे उनके खाते में पैसा अंशदान भी किया जाता है, जिससे उनका भला हो सके। और जो ये अभी शुरुआत हुई है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे पेंशन शुरू में 100 रुपये शुरू हुई थी और आज 2,500 तक पहुंची हुई है, ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा। तो किसानों को लेकर हमारी सरकार बड़ी गंभीर है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और मैं बात को बिल्कुल सबके सामने कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि किसानों के बिना और किसानों के भलाई के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती। और इसके लिए मोदी जी बहुत प्रतिबद्ध हैं और हमारे मनोहर लाल जी बहुत प्रतिबद्ध हैं। दोनों पार्टियों ने, जजपा ने भी और बीजेपी ने, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। जी, दोनों सरकार में है, लेकिन बेरोजगारी समस्या जस की तस है, उल्टा बेरोजगार और ज्यादा परेशान है, रोजगार की तलाश में भटक रहा है। देखिए, रोजगार की अगर आप बात देखें तो नौकरियों की बंदर बांट बंद हो चुकी है। नौकरियां आज भी, अगर परसों अगर आप देखेंगे, एतवार को, रविवार को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, बच्चों ने कितने उत्साह से, अब कितने बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा हुआ है कि बच्चों को पता है कि मेरिट्स पे नौकरी मिलती है, इसीलिए बच्चे मेहनत करते हैं। और जो मेरिट्स पे गरीब, अगर आप देखेंगे कोई पीएन का काम करता है तो आज उसका बेटा भी आईएएस बन रहा है। मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे मनोहर लाल को, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और मोदी जी को, जिन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश में जहां पर पहले पर्ची चला करती थी, खर्ची चला करती थी, आज वो सब बंद करके बिना पर्ची खर्ची के आज नौकरी दी जा रही है। रोजगार के लिए अब देखें, हमारे दुधौला में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो विश्वविद्यालय बना गया दक्षता का, कौशल विकास, बच्चों में कौशलता पैदा की जा रही है। ये एक सोच है बुटानी जी। यहाँ पर सिर्फ वोट लेने की राजनीति से काम नहीं चल रहा है। रोजगार पैदा करना, मैं अगर आपको बोलूं, लुभावने वादे करने की खाली बात नहीं है। बच्चों में जब तक दक्षता पैदा नहीं होगी, बच्चे रोजगार कैसे हासिल करेंगे? पहले सिफारिशों में नेताओं के पीछे भीड़ लगी रहती थी सिर्फ रोजगार के लिए, आज वो सब बंद करके बच्चों को दक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है। और उसके लिए तो हमारे पास तो बिल्कुल उदाहरण है, हमारे जिले में विश्वविद्यालय बनाया गया है इसके लिए। तो सरकार अपनी तरफ से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और उसके रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के। सिंबल पर चुनाव नहीं होंगे, नहीं लड़ रहे आप, कोई भी नहीं लड़ रहा, लेकिन जिला परिषद के चुनाव हो सकते हैं, आप उस सिंबल पर लड़ सकें। कोई है, कोई प्लानिंग ऐसी? नहीं, मैं जिले संगठन में उपाध्यक्ष का दायित्व वहन कर रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज में अब तक ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सिंबल पे चुनाव लड़े जा रहे हों। और ये तो चुनाव भाईचारे के चुनाव हैं। इसमें हर व्यक्ति को, जिसको इच्छा होती है कि मैं भी बढ़कर अपने गांव की सेवा करूं, अपने ब्लॉक की सेवा करूं, अपने वार्ड की सेवा करूं, तो वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो पहले भी बोलता आया हूँ कि सरकार, कोई भी व्यक्ति जो जीत के आएगा, समाज की भलाई के लिए आगे होगा, उसके लिए सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। और मैं तो युवाओं को वैसे भी आह्वान करता हूँ, आप देखें, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, ब्रिटेन का एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन में जाकर 42 साल का युवक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया आज, ऋषि सुनक। तो युवाओं को अपने देश की भलाई के लिए, देश की प्रगति के लिए बढ़कर आगे आना चाहिए। पहले लोगों को लगता था राजनीति में नहीं आना, राजनीति में भ्रष्ट होते हैं, लेकिन अब इस मिथ्या प्रचार को हमारा युवा देश का बदलता जा रहा है। और आज अगर आप देखें, भव्य बिश्नोई भी एमएलए बनकर आए हैं, हमारे पलवल से जो चेयरमैन बने हैं वो भी एक युवा है। और मैं तो कहता हूँ युवा आगे आए, खुद बागडोर संभालें और क्षेत्र का भला करें। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की आपने बात की, जी, माँ उनकी, पिता दूसरे देश से थे, सुनक जो है ब्रिटेन में पैदा हुए, भारतीय कहाँ से हो गए वो? ऐसा है, जिसकी जड़ें भारत की हैं वो भारत का ही कहा जाएगा। उसके मन में हमेशा अपने देश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। ऋषि सुनक पंजाब से, उनका जो निकास है, उनका पंजाब से उनका निकास है। तो जो आदमी, जिसके फादर, फोर फादर्स रोजगार की तलाश में या किसी व्यवसाय को करने किसी और देश में चले गए, तो वो, ये तो आप कह नहीं सकते कि वो भारतीय नहीं है। आज भी बहुत से भारतीय हैं जो कनाडा में और इंग्लैंड में रहते हैं और विश्व के अन्य देशों में रहते हैं। उनका दिल अपने देश के लिए धड़कता है। जब भी कोई मैच होता है, अगर कहीं पे भी क्रिकेट का भी मैच होता है, तो वो अपने जिस देश में रह रहे हैं वहां कर छोड़ के भारत का झंडा, तिरंगा लेकर लहराते हैं। तो आप ये मान के चलिए, चाहे उनकी मदर कहीं की भी थी, लेकिन उनका निकास, उनके जो पिताजी के जो निकास है, उनका सारा का सारा फोर फादर्स पंजाब प्रांत से हैं, इंडिया से हैं। तो हम तो मानेंगे ऋषि सुनक इंडियन ही है।
आपका दिल धड़कता है उनका देश के लिए, भारत के लिए। उनकी गृह मंत्री ने 2 फैसले लिए हैं, वो भारत के खिलाफ ही गए हैं। देखिए, जो फैसले उन्होंने लिए, उन्हें बहुत अपने देश की परिस्थितियों को देखकर फैसले लिए होंगे उन्होंने, और अभी पूरे 5 साल का कार्यकाल उनका, अभी आगे भी और भी है। आप शुरुआती चीज से कहते हैं ना, चुनावों में भी जैसे रुझान आते हैं तो लोग शुरुआती रुझान देखकर आगे का फैसला कर लेते हैं और बाद में स्थिति पलट जाती है। आप ये मान के चलिए, अगर कोई देश, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, जिसका दिल हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा, और वहां से भी हमें आशातीत और अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व धतीर मंडल के प्रभारी राजीव कत्याल। युवा हैं, काफी एनर्जिक हैं। कई सवालों के उन्होंने बखूबी जवाब दिए और खास तौर से उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैट्रिक बनाएगी बीजेपी सरकार। जजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हाई लेवल की पॉलिटिक्स है, इसमें वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देश की अन्य समस्याओं के बारे में उन्होंने गंभीरता से जवाब दिए और साथ ही 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि विधायक दीपक मंगला बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपने अपने चुनाव में जीतने का, चुनाव लड़ने का, इसलिए वो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हैं। पलवल से सतीश भूटानी मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल में आपका जितना भी सहयोग हो सकेगा वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।